साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड, अर्थात पवन के भूवैज्ञानिक कार्य। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के फिजिकल जियोलॉजी के पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वायु एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक कारक है। वायु का भूवैज्ञानिक महत्व उसकी गति पर निर्भर करता है और जो गतिशील वायु है उसे विंड यानी कि पवन कहा जाता है। पवन के गतिशील होने का कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में वायुदाब का अंतर है। वायुदाब में भिन्नता के कारण पवन अधिक दबाव वाले स्थान से कम दबाव वाले स्थान की ओर संचारित होती है। पवन का जब घूर्णी संचालन होता है तो उसे चक्रवात यानी कि साइक्लोन कहते हैं। इन चक्रवातों को तीव्रता और प्रकृति के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कि टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो इत्यादि पवन के भीषण संचालनों के उदाहरण हैं। द एयर करंट्स इन मोशन इज कॉल्ड विंड। यह विंड की डेफिनेशन है। द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। Its work is particularly seen in arid regions. शुष्क क्षेत्रों में इसका भूवैज्ञानिक कार्य मुख्यतः देखने को मिलता है, जिसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन मुख्यतः होता है। पवन के भूवैज्ञानिक कार्य अन्य भूवैज्ञानिक कारकों के समान ही पवन द्वारा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण होता है। पवन द्वारा अपर्दन की दो विधियां मुख्य हैं, अपवाहन एवं अपकर्षण। मरुस्थल तथा अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्द्रता और वनस्पति के अभाव के कारण सतही सेलकण आबद्ध होते हैं। पवन का वेग इन सेलकणों को दूर दूर तक उड़ा ले जाने में समर्थ होता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ऐसे अंधड़ उठते हैं जो इन अबद्ध कणों को परिवहित करते हैं। इस प्रकार सतह पर सेलकणों का आवरण निरंतर पतला हो जाता है तथा किसी स्थान विशेष में यह क्रिया केंद्रित होने पर वहां द्रोणिका निर्माण होता है। पवन द्वारा अपर्दन के इस प्रक्रम को अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है। अपवाहन भौम जल स्तर के नीचे नहीं हो सकता, अतः यही अपवाहन का चरम स्तर है। पवन द्वारा वाहित सेलकण जब मार्ग में स्थित सेलों से टकराते हैं तो इस वेगपूर्ण टकराहट के कारण सेलों का विघटन होता है। इस विघटन को ही अपघर्षण कहा जाता है। निरंतर अपघर्षण के कारण सेलों की पवन प्रवाह की ओर सतह साधारणतः चिकनी होती है। पवन प्रवाह की ओर वाली साइड चिकनी हो जाती है, सरफेस। यदि क्षेत्र में पवन प्रवाह की दिशा बदलती रहती हो तो सेल खंडों की एक से अधिक सतहें फलकित और चिकनी हो जाएंगी। इस प्रकार के फलकित सेल खंडों को वेंट्रीफेक्स या हिंदी में वायुग्रस्टाश्म कहते हैं। पवन के निचले स्तरों में सेल कण आकार में अधिक बड़े और संख्या में भी अधिक होते हैं। इस प्रकार बड़े सेल दृश्यांशों के निचले भाग इस प्रकार अपघर्षित हो पतले हो जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग कम अपघर्षित होता है और वह निलंबी कटक के रूप में होता है। इस प्रकार वायु परिवर्तित सेल दृश्यांश को पदस्थल सेल यानी कि पेडेस्टल रॉक कहा जाता है। इसके पश्चात आता है पवन परिवहन। पवन के वेग के अनुसार सेलकण कई किलोमीटर तक परिवहित हो सकते हैं। पवन द्वारा परिवहन तीन विधियों से होता है। सतह पर भारी कणों को लुढ़काकर, उत्परिवर्तन, साल्टेशन तथा निलंबित अवस्था में उड़ाकर यानी सस्पेंशन। अतः वायु परिवहन नदी परिवहन के समान ही है। अंतर केवल यह है कि वायु द्वारा विलयन नहीं होता। सेलकण परिवहन के समय आपस में सन्निकर्षण यानी एट्रिशन के कारण टूटकर छोटे और अधिक गोल होते जाते हैं।
वायु की विस्कोसिटी जल से कम होने के कारण पवन में कणों को उनके आकार और साइज के अनुसार छटाई की सामर्थ्य अधिक होती है। परिवहन की दूरी पवन के वेग, शेल कणों के आकार, साइज और घनत्व पर भी निर्भर करती है। पवन निक्षेपण। पवन के वेग में कमी, पवन भार बढ़ जाने तथा पवन मार्ग में बाधा आ जाने के कारण परिवहित शेलकण निक्षेपित होने लगते हैं। इस प्रकार निर्मित निक्षेपों को वातोड़ निक्षेप यानी कि एओलियन डिपॉजिट्स कहते हैं। ये निक्षेप बहुधा अस्थायी होते हैं तथा वायु प्रवाह के साथ उनका रूप बदलता रहता है। इस प्रकार निर्मित निक्षेपों में टिब्बा, ड्यून्स, चापाकार टिब्बा, बरखान एवं लोएस प्रमुख हैं। वायु मार्ग में झाड़ी, पेड़, दृश्यांश आ जाने या सतही अनियमितताओं के कारण परिवहित शेलकण निक्षेपित होते हैं। शेल कणों के संचय पर गोलाकार टीलों का निर्माण होता है। टीलों में वायु की ओर का ढाल मंद और विपरीत दिशा का ढाल खड़ा होता है। इस प्रकार के 30 से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले टीलों को टिब्बा यानी कि ड्यून्स कहा जाता है। कई बार यह टिब्बे अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं। ऐसे टिब्बों को चापाकार टिब्बा कहते हैं। चापाकार टिब्बे बालू टिब्बों की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। यह टिब्बे झुंड में पाए जाते हैं। समय के साथ ही आगे की ओर माइग्रेट यानी बढ़ते जाते हैं। ऐसे टिब्बे मरुस्थल, समुद्र के और सूखे क्षेत्रों में, नदियों के बाढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तिर्यक संस्तृत और तरंग चिन्हित होते हैं। पवन द्वारा विस्तृत मैदान और पहाड़ों की ढालों पर निर्मित सूक्ष्म कणीय निक्षेपों को लोएस कहा जाता है। लोएस किसे कहते हैं? विस्तृत मैदान और पहाड़ों की ढाल पर निर्मित सूक्ष्म कणीय डिपॉजिट्स को लोएस कहते हैं। इसके कण 0.01 से 0.05 मिलीमीटर साइज तक होते हैं। ये सामान्यतः दृढ़ और संरंध्री होते हैं। साधारणतः ये अधिकतर पीले और भूरे रंग में होते हैं। उत्तरी चीन में ऐसे लोएस के 250 मीटर मोटे निक्षेप 5,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वैसे पवन अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण में हर जलवायु में सहायक है, लेकिन शुष्क जलवायु में पवन भूवैज्ञानिक रूप से अधिक सक्रिय होती है। इसके अतिरिक्त समुद्र के बेलांचल तथा बाढ़ क्षेत्रों में पवन प्रभावशाली वैज्ञानिक कारक है। विंड इरोजन। Wind erosion is not restricted to arid and semi-arid regions. It does its most effective work in these areas. Wind does erosion in 3 ways. First है deflation, second abrasion, third है attrition. Deflation की definition होती है lifting and removal of loose material by wind is called deflation. By this process, the land surface is gradually lowered. In many desert areas, deflation produce hollows or basins with their bottoms at water table. Such basins containing some water are called oases. इसके पश्चात आता है abrasion. During dust storms, the wind carries minute grains of sand in suspension. They dash and collide against the exposed rock masses and cause erosion. This process in which sand grains are used as tools for eroding rocks is called abrasion. इसके पश्चात आता है attrition. The particles that travel with wind collide against one another. These mutual collisions lead to their further breakdown and the process is called attrition. इसके पश्चात आता है
erosional feature. The important feature of wind erosion are polishing of rock faces and formation of ventifacts and pedestal rocks. वेंटिफैक्ट्स की डेफिनेशन होती है विंड आर्म्ड विद सैंड एब्रेड्स नियर द ग्राउंड सरफेस. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग. When pebbles and boulders are subjected to sand blasting, they develop flat sides and sharp edges. If these stones contain coarse crystal of unequal hardness, they become pitted. Such stones which are polished, pitted and contain sharp edges are called ventifacts. इसके पश्चात आता है pedestal rocks. Pedestal rocks are the undercut vertical column of rocks which have wider tops and narrower base. इसके पश्चात हम देखेंगे wind transport. Turbulent wind can easily sweep small dust particles and carry them to great distance in suspension. Sand, however, are transported in a series of jumps or these merely roll along the ground. The process by which sand particles travel in a series of jumps are called saltation. इसके पश्चात आता है wind deposits. The wind deposits are commonly called the Aeolian deposits. The rock particles in the Aeolian deposits are generally well-rounded and are sorted according to their size and weight. Wind deposits are of two types. First, accumulation of sand called sand dunes, and second है deposition of silt called loess. अब sand dunes देखेंगे, यानी कि रेत के टिब्बे. The wind generally deposits sand in mounds. These mounds are called sand dunes. Their movement may be checked by planting vegetation. The sand dunes are of generally four types: transverse dunes, barkhans, longitudinal dunes, and complex dunes. Transverse dunes have their longer axes at right angles to the direction of wind. They are formed in areas with strong winds where more sand is available. इसके पश्चात आता है barkhans. Barkhans are concentric shaped dunes, the convex side of which faces the wind direction. Barkhans are formed where wind is nearly unidirectional. They occur in groups in the areas of greatest sand supply. The height of large dunes does not exceed 30 meters and their point-to-point length is generally 300 meters. इसके पश्चात आता है longitudinal dunes. The dunes which are elongated in the wind direction are called longitudinal dunes. These dunes usually develop in strong winds in areas where a small amount of sand is available. The longitudinal dunes may reach height of 100 meters and may extend for about 90 kilometers. In the Arab countries, these dunes are called seeps. Arab countries में इन dunes को क्या कहा जाता है? Seep. Because they appear similar to an Arab sword. क्योंकि वो एक अरब स्वॉर्ड के समान दिखाई देते हैं. इसके पश्चात चौथा ड्यून है कॉम्प्लेक्स ड्यून. इन एरियाज वेयर द डायरेक्शन ऑफ विंड वेरीज कॉम्प्लेक्स ड्यून्स आर फॉर्म्ड. दे आर ऑफ इरेगुलर शेप, यानी अनियमित आकार की कॉम्प्लेक्स ड्यून होते हैं. इनकी आकृति में अनियमितता साधारणतः देखने को मिलती है. इसके पश्चात आता है लोएस. The suspended load transported by wind consists mainly of silt and dust particles.
When it settles, it forms a blanket deposit of silt known as loess. These deposits are typically non-stratified and have a grayish-yellow color. Loess is composed of many minerals, include quartz, feldspar, hornblende and calcite. कौन कौन से मुख्य मिनरल होते हैं लोएस में? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, hornblende and calcite. These materials are derived by wind from deserts or from floodplains of rivers. और डिपॉजिट्स ऑफ लोएस आर वेरी फर्टाइल, यानी उपजाऊ होते हैं इनके डिपॉजिट्स लोएस के. लोएस डिपॉजिट्स इन सम पार्ट ऑफ चाइना अप्रोच थिकनेस ऑफ 300 मीटर और मोर. इस प्रकार पवन के भूवैज्ञानिक कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमने देखे: इरोजन, ट्रांसपोर्ट और विंड डिपोजिशन. इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे.